हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ में जैसे अपन एक बार पूरा मैराथन के रूप में सारा डिस्कस करेंगे। आपके जो भी कंपनी लॉ में टॉपिक है, आपके सीएस एग्ज़ाम में भी आता है कंपनी लॉ। उसके अलावा सीपीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम, बीबीए का भी कंपनी लॉ पार्ट है। तो उन सब के हिसाब से अपन सारा एक बार रिवीजन के तौर पे आज की क्लास है। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी क्या है। तो कंपनी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे 12th में कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है और कंपनी लॉ क्यों लाया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में। उसके अलावा आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है और एलएलपी पढ़ी है। तो अपन बात करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिज़नेस लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस लॉ की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो उसको कानूनी रूप से अच्छे से चलाने के लिए आपको बिज़नेस लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, अप्लाई नहीं करते हो अपने बिज़नेस में, तो आप पे बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है। तो उसी प्रकार आप कोई भी कंपनी फॉर्मेशन करते हो, चाहे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ओपीसी है या फिर एनजीओ कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो उसके लिए आपको कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो अभी जैसे अपन वर्तमान में कौन सा एक्ट कंपनी चल रहा है, कंपनी एक्ट 2013 है, जो आपके कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 अप्रैल 2014 से ये इंडिया में लागू हुआ था, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अभी एप्लीकेबल है। उससे पहले ये जो कंपनी एक्ट है वो कब था, आपके 1956 का ये कंपनी एक्ट आपके लागू था। ठीक है। उसके अलावा अपन बात करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर, अब कंपनी लॉ कौन करता है, तो ये कौन करती है कंपनी लॉ, कौन एप्लीकेबल करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है। अब उसके अलावा बात करते हैं कि कंपनी होती क्या है और कंपनी का क्यों फॉर्मेशन करना ज़रूरी है, कंपनी से क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी का मीनिंग क्या होता है। कंपनी का मीनिंग अगर पुराने समय के स्टार्टिंग की बात की जाए तो उसका मतलब था कॉम प्लस पेनी, मतलब लोग अगर साथ साथ में बैठ के कंपनी में, मतलब साथ साथ में बैठ के खाना खाते थे, तो उसको क्या बोलते थे, कंपनी देना हो गया। आप नॉर्मली वर्ड सुनते होंगे कि कंपनी मतलब, कंपनी देना मतलब साथ साथ में बैठ के उनके खाना खाना हो गया, साथ में एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या होता है, कंपनी देना हो गया। तो उसी प्रकार उसी वर्ड से ये डिराइव होके क्या बना है, कंपनी। तो कंपनी क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, सेपरेट होती है। अब उसके मान लो सारे मेंबर, उनकी मान लो किसी एक्सीडेंट में डेथ भी हो जाती है, तो भी कंपनी क्या होती है, उसके मेंबर से क्या होती है, सेपरेट होती है। तो उसी के बारे में आगे बात करते हैं कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी की क्या डेफिनेशन। तो कंपनी की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में बताई गई है कि कोई भी संस्था या फर्म जो या तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो या उससे पहले किसी भी कंपनी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हो, तो वो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंपनी। जैसे कि वर्तमान में अपन 2013 एक्ट चल रहा है, उससे पहले 1956 था, उससे पहले और एक्ट थे। तो कंपनी के जो भी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या फिर ओपीसी कंपनी होगी, सेक्शन 8 कंपनी होगी, तो वो सारी क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। अब उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं जो ये कंपनी में होती है। तो सबसे पहली विशेषताएं क्या है, एक ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मीनिंग ये हो गया कि ये एक तरीके से लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा मिलके किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जिसमें कि कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके नाम से वो कोई भी क्या है, कांटेक्ट कर सकती है। जैसे ये एक कंपनी होगी, अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उसको उसके मेंबर से अलग करती है। तो मेंबर से अलग कौन सा, पहला पॉइंट तो ये करती है जैसे कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसे कि एक व्यक्ति का क्या क्या अधिकार होते हैं,
उसके अधिकार होते हैं कि उसके मौलिक अधिकार दायित्व वगैरह है। तो आर्टिफिशियल कंपनी होती है, उसके मौलिक अधिकार दायित्व तो नहीं होते, वो एक नेचुरल पर्सन की तरह तो कार्य नहीं करती है, बट वो अपने नाम से कोई भी कांटेक्ट कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है, किसी भी पार्टी के साथ में कांटेक्ट कर सकती है, उससे संपत्ति खरीद सकती है, ठीक है, उधार ले सकती है। तो वो सारे काम जो एक व्यक्ति कर सकता है वो एक कंपनी भी कर सकती है। उसके अलावा दूसरा इसका विशेषता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग ये है कि जो कंपनी के मेंबर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी के ओनर जरूर होते हैं, बट अगर मान लो कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाए तो मेंबर की लाइबिलिटी कितनी रहती है। अगर एक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें मेंबर की लाइबिलिटी जितने अनपेड शेयर्स पे वो उनका पैसा बाकी बकाया है उतने तक की उनकी लाइबिलिटी रहती है, उसके अलावा उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए अपन मानते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके अलावा ये भी है कि मान लो कंपनी के 6 मेंबर थे, वो कहीं पे टूर पे मान लो एक साथ मीटिंग में कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और सारे के सारे मेंबर ख़त्म हो गए, तो भी क्या है कि कंपनी उनके द्वारा जो भी नॉमिनी बनाए गए हैं वो कंपनी को कंटिन्यू रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंबर मान लो उनके ऑनर की डेथ होगी या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सबकी, तो कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी के बंद होने का प्रोसेस क्या है उसके लिए अपन आगे और बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है। तीसरा इसमें पॉइंट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यही बताता है कि शाश्वत उत्तराधिकार। मतलब एक मेंबर मान लो अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर लेता है तो वो शेयर किसके पास में चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास में, और वो क्या बन जाता है, उसका ओनर बन जाता है, न कि वो जो पहले वाला। तो कंपनी में मेंबर क्या आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट कंपनी वही की वही बनी रहती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लगातार चलने वाली। उसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी उनके मेंबर होते हैं उनकी क्या रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। उनके जितने भी अनपेड शेयर्स होते हैं जो बकाया है वहाँ तक उनकी क्या रहती है, लाइबिलिटी। उसके अलावा कंपनी की क्या होती है, एक कॉमन सील, जिसके द्वारा जो भी कंपनी के मान लो ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो अपनी सील लगा के एक जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो साइन करके कंपनी के नाम से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन से कंपनी के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में कंपनी के अलग अलग टाइप्स है, उसके द्वारा वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, इसमें मेंबर के हिसाब से इसको सेपरेट किया गया है कि इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, और इसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में, 2। 2 व्यक्ति मिलके भी अपने एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। अब अपन बात करते हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क है, लोग प्राइवेट कंपनी क्यों बनाते हैं और पब्लिक कंपनी क्यों बनाई जाती है। तो प्राइवेट कंपनी का ये फ़ायदा है कि आप 2 मेंबर भी मिलके अपनी एक कंपनी तैयार कर सकते हो, जिसमें जो भी उनके शेयर होंगे वो उनके मेंबर के पास में ही होंगे, नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब दूसरे व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ये कंपनी में। उसके अलावा उसमें क्या होगा, उसको अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड भी जोड़ना पड़ता है। तो ये प्राइवेट, और इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं अभी वर्तमान में, 200 कर दिए मैक्सिमम, ठीक है, 200 मेंबर तक हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पब्लिक कंपनी में क्या है। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं वो होते हैं 7 व्यक्ति मिलके कोई भी पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें नाम के साथ में उनको लिमिटेड वर्ड जोड़ते हैं, प्राइवेट नाम नहीं जोड़ना पड़ता है। उसके अलावा मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती है। और डायरेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, 2, और पब्लिक कंपनी मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, 3।
पहले कैपिटल का क्लॉज भी जोड़ा हुआ था, बट अभी वर्तमान जो 2013 का कंपनी एक्ट है उसमें कैपिटल का क्लॉज हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये 2013 के एक्ट में आई थी ओपीसी कंपनी। ओपीसी की कंपनी का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में कितने मेंबर होंगे आपके? एक व्यक्ति भी कोई कंपनी बना सकता है। वो कौन सी कंपनी होगी? ओपीसी कंपनी। उसका पूरा देख रेख करना, सारा कुछ काम करना वो एक व्यक्ति करेगा। बट उसमें क्या होगा, एक किसी नॉमिनी बनाना जरूरी है। मतलब एक किसी भी व्यक्ति को क्या बनेगा? नॉमिनी। ठीक है, तो एक व्यक्ति मिलके भी क्या बना सकता है? कंपनी बना सकता है। कौन सी कंपनी? ओपीसी कंपनी। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एनजीओ टाइप के जो भी रजिस्टर्ड संस्थाएं होती है वो किस में होती है? सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, जिनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, उनका मकसद होता है सोशल वेलफेयर का। जैसे कोई एजुकेशनल संस्था है, कोई सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है तो वो किस में रजिस्टर्ड होगा? सेक्शन 8 में। उसके बाद में अपन बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है कि जिसके 51% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, या स्टेट गवर्नमेंट के पास में, या फिर लोकल बॉडी के पास में अगर होते हैं तो वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा चार्टर कंपनी भी है, जो ब्रिटिश टाइम में अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो वो कौन सी कहलाती थी? चार्टर कंपनी भी कहलाती थी। ठीक है, उसके अलावा एसोसिएट कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जैसे कि मान लिया रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस जिस कंपनी के पास में मतलब 10% से 50% से ज़्यादा तो क्या हो? शेयर हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे क्या हो? कंट्रोल हो, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? होल्डिंग कंपनी। अब मान लो रिलायंस तो होगी होल्डिंग कंपनी, उसकी दूसरी सब्सिडरी क्या हो सकती है? जियो हो सकती है, ट्रेंड्स हो सकती है। तो ये सारी उसकी क्या हो सकती है? सब्सिडरी कंपनी, जिनके पास में 50% से कम शेयर हो, वो क्या कहलाती है? उसकी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में भी अपन ने थोड़ी चर्चा कर ली, जो आपको याद रख सकते हो। उसके बारे में आगे इसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी क्या है कि जिसमें कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर, और वो अपने शेयर होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है? आपने आज शेयर खरीद लिए, ठीक है, और कल किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आपको ट्रांसफ़र करने हुए तो आप आसानी से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसमें? पब्लिक कंपनी में। जबकि प्राइवेट कंपनी में आप ये शेयर अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपने मेंबर को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो उसी कंपनी के मान लो मेंबर है प्राइवेट कंपनी के, तो उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाहर के व्यक्ति को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है? मिनिमम 7 मेंबर होने जरूरी है, तभी आप एज ए पब्लिक कंपनी उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हो। उसके अलावा उसके नाम के साथ में क्या जुड़ेगा? लिमिटेड। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम मेंबर की नो लिमिट होती है, आप कितने भी मेंबर बना सकते हो पब्लिक कंपनी में। और एक ये भी पॉइंट है, मिनिमम उसके डायरेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 3। ठीक है, और ये खुद का आईपीओ वगैरह निकाल के पब्लिक में अपने शेयर इश्यू कर सकती है। फिर अपन ने बात की है कि अभी 2013 में जो 2014 का अमेंडमेंट हुआ था उसमें ओपीसी कंपनी ऐड की गई थी, जिसमें क्या है कि एक व्यक्ति भी कोई भी कंपनी बना सकता है। उसमें सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है, सूटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, मतलब जो भी छोटे व्यवसायी है तो वो क्या है, अपने मान लो कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी बनानी है, तो वो अपने खुद के नाम से एक व्यक्ति भी मिलके कंपनी बना सकता है। बट उनको क्या बनाना पड़ेगा? नॉमिनी रजिस्टर्ड करना पड़ता है।
ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब अपन ने पहले बात की थी कि कंपनी कौन कौन से टाइप्स की होती है, कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंपनी क्या होती है। अब अपन बात करते हैं कि उसको बनाया कैसे जाता है, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कंपनी को बनाने के लिए कौन होते हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो कि कंपनी रजिस्टर्ड होने से पहले सारा काम देख रेख करना, कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, कहाँ उसका प्लेस रखना है, कौन सा अपन ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, क्या नाम रखेंगे, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होने से पहले जो भी कार्य करते हैं वो कौन काम करते हैं? प्रमोटर्स। और वही कंपनी को क्या करवाते हैं? रजिस्टर करवाते हैं। उसमें उसके बाद में क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट पे जाके जो भी फॉर्म फिलअप करना, नाम के लिए आप अपने 3 नाम वहाँ देते हो चूज करने के लिए, फिर उसमें से आप एक जो भी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है वो अपना नाम वगैरह रख सकते हो। और MOA में जो भी ऑब्जेक्ट है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी भी लिस्ट वगैरह बना के देनी पड़ती है। उसके अलावा कैपिटल सब्सक्रिप्शन के आपकी फंडिंग कहाँ कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा, वो सब विवरण देना पड़ता है। उसके बाद में अपना आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस हो गया। प्रमोटर्स क्या करेंगे? कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए मेंबर कौन कौन होंगे, या फिर एक्सपर्ट की राय लेनी है, क्या लेनी है, प्लेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब निर्धारण पहले से करते हैं। फिर उसको MCA में रजिस्टर्ड करवा के कैपिटल कहाँ से लानी है आपको, शेयर से लेनी है, शेयर इश्यू करके, या फिर डिबेंचर इश्यू करने हैं, या फिर आपको और किसी जगह से लेनी है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं, ये सब पहले से तय किया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कौन कौन से क्लॉज होते हैं? जो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो उस टाइम आपको MOA बना के उसमें देना पड़ता है। ठीक है, तो MOA में कौन कौन से क्लॉज होते हैं? पहला क्लॉज क्या है? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में ये होता है कि आप कंपनी का नाम क्या रखना है। जैसे आप प्राइवेट कंपनी अगर बना रहे हो कोई भी, तो प्राइवेट कंपनी में आपको क्या है, नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो उसमें क्या है, आप लिमिटेड वर्ड जोड़ते हो। उसके अलावा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का विषय क्या है, किससे रिलेटेड वो काम करेगी, किस कार्य के लिए, जैसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, या फिर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड करवाना है, या क्या काम करेगी उसका ऑब्जेक्ट बताना सेकंड क्लॉज में हो गया। उसके अलावा लाइबिलिटी क्लॉज, शेयर होल्डर की क्या लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला क्लॉज डाल रहे हैं या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो सारा लाइबिलिटी क्लॉज में आता है। उसके अलावा कैपिटल क्लॉज में उसकी बताई जाएगी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल जो मैक्सिमम कितनी इश्यू कर सकती है, कैपिटल शेयर से पैसा ला सकते हैं, तो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी। उसके बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होती है कि लोगों को पैसा मांगने के लिए अपन ने एक बार इश्यू कर दिया है कि भाई अपन को इतना पैसा चाहिए, और अपने पास में IPO वगैरह लगाते हैं ना, IPO में मान लो पैसा आ गया कि इतना सब्सक्राइब कर दिया, तो वो सारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब होगी जो पैसा अभी तक अपन ने नहीं मांगा है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक क्लॉज और होता है इसी में, नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज जो अभी OPC कंपनी है उसमें नॉमिनी क्लॉज ऐड किया गया है, आपको कोई ना कोई एक नॉमिनी बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आप लोगों ने MOA के बारे में पढ़ा होगा। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के अंदर कैसे काम होगा, जो मेंबर है उनके लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अधिकार है इंटरनल मैटर पे,
वो सारा कौन देखता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। और एक्सटर्नल जो भी काम हो रहे हैं आप बाहर के व्यक्तियों के साथ में, शेयर होल्डर हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, उनके साथ में आप सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसके अकॉर्डिंग करते हो? MOA के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि आप MOA से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते, और अगर वो कोई भी आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो MOA से बाहर जाके तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। आपने जैसे बिजनेस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि वॉइड एग्रीमेंट होता है। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? शून्य एग्रीमेंट, वो नल है, आप उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते, उसको कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स, जो बाहर के लोग हैं, जो एक्सटर्नल है, बाहर के लोग हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या बनाया गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कि आप MOA से बाहर जाके कोई भी अगर काम करते हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका शून्य घोषित हो जाएगा। जैसे कि आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी हुई मान लो 5 लाख, अब 5 लाख से ज़्यादा आप मान लो शेयर इश्यू कर रहे हो तो वो क्या है? एक तरीके से नल एंड वॉइड है, ठीक है। उसके बाद हम अपन बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन देखता है कंपनी और मेंबर के साथ में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, इंटरनल जो भी मैटर होते हैं वो सारा विवरण अपन को कैसे डील करना है, रूल्स रेगुलेशन, वो सारे किस में होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी है, वो अंदर जो भी कंपनी के मेंबर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि MOA AOA है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम अपन बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोस्पेक्टस के बारे में, नहीं सुना, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि अपन मान लो अपने को बाहर के लोगों से, पब्लिक से पैसा लेना है। जैसे IPO तो नाम सुना होगा आपने, क्योंकि आज के न्यू जनरेशन IPO के बारे में हर कोई जानता है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी आ गए, वहाँ पे नए नए IPO आते रहते हैं, ठीक है। आप उसमें पैसा लगाते हो तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप पब्लिक से मान लो पैसा लेना है, आपको शेयर इश्यू कर रहे हो पहली बार, इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयर इश्यू कर रहे हो और उनसे पैसा ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोस्पेक्टस हो गया। अब प्रोस्पेक्टस के भी 2 3 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से प्रोस्पेक्टस के टाइप होते हैं? एक होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि जब पब्लिक में मान लो शेयर वगैरह इश्यू किया जाता है तो उसमें खाली कैपिटल बताई जाती है कि अपने को इतनी कैपिटल की ज़रूरत है, बाकी शेयर की क्या प्राइस होगी या फिर उसकी कितनी क्वांटिटी होगी वो उसमें नहीं बताई जाती है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। दूसरा क्या होता है? एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक संक्षिप्त विवरण दिया होता है जिसमें पूरी डिटेल नहीं दी होती, एक संक्षिप्त विवरण दिया होता है जिसमें शेयर हो गया, कितनी कैपिटल होगी, क्वांटिटी होगी। इसमें तो नॉट एक्सप्लेन शेयर प्राइस एंड क्वांटिटी, जबकि एवरेज में क्या है? ब्रीफ में उसको संक्षिप्त रूप में पूरा बताया जाता है कि क्या क्वांटिटी होगी, क्या शेयर की इश्यू करना है, वो सारा इसमें किस में आएगा? एवरेज प्रोस्पेक्टस में। थर्ड होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि मान लो आपको 1 साल तक एक से ज़्यादा मान लो शेयर वगैरह इश्यू करने हैं तो उसके लिए आप क्या
जारी करते हो सेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 ईयर के लिए कि भाई मेरे को ये इस मान लो 10 रुपए के शेयर हो गए, या अगली बार मान लो अभी 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, फिर अपन 2 लाख और 1 साल के भीतर और लेने हैं, तो आप बार बार मान लो शेयर इश्यू करने के लिए प्रोस्पेक्टस विवरण इश्यू नहीं करते, एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी कर देते हो जिसमें उसका सारा विवरण दिया होता है। ठीक है, 1 साल के भीतर आपको एक से ज़्यादा टाइप के शेयर वगैरह इश्यू करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और फोर्थ होता है आपके डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जो माना गया प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, पर विवरण। फिर अपन बात करते हैं शेयर कैपिटल के कौन कौन से इसमें टाइप्स होते हैं। तो शेयर कैपिटल के कौन से होते हैं, एक तो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है जो कि आपके बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, और इससे ज़्यादा आप शेयर कैपिटल इश्यू किसी भी कंपनी की नहीं कर सकते हो। दूसरी होती है इश्यूड कैपिटल, जो कि आपने मान लो आईपीओ वगैरह से या कैसे भी पैसे मंगवा दिए हैं लोगों से, पैसे के लिए भी आपने 100 रुपीज़ का एक शेयर था और 5 लाख आपको पैसे की ज़रूरत है, 100 रुपीज़, तो इतने शेयर मान लो आपने इश्यू कर दिए। ठीक है, वो हो जाएगा, जो पब्लिक में आपने इश्यू कर दी वो इश्यूड कैपिटल हो जाएगी। दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है, अभी तक आपने उसके 70 रुपीज़ कॉलअप किए हैं, 30 रुपये अभी भी बकाया है। ठीक है, वो सब्सक्राइब मान लो आपने इश्यू कर दी कितनी कैपिटल जो भी है, उसके बाद में पेडअप में आपने मंगा लिया जो भी पैसा है आ गया। और एक होता है अनपेड। अनपेड कैपिटल क्या होती है, अभी तक लोगों से आपने पैसा नहीं मांगा, जैसे कि 100 रुपीज़ का शेयर है जिसमें आपने 70 रुपीज़ तो आपने मंगवा दिया अभी तक पैसा, और 30 रुपीज़ अभी भी नहीं मंगवाया। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उनसे पैसा ले लोगे, जो भी शेयर इश्यू कर रहे हो उनसे, तो वो क्या होती है, अनपेड कैपिटल। उसके बाद में टाइप ऑफ शेयर हम बात करते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। दोनों को क्या दिया जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड इनको भी दिया जाता है, डिविडेंड इनको भी दिया जाता है। बट अब मान लो कंपनी का डिसोल्यूशन वगैरह हो रहे हैं, तो पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर को, इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, और बाकी बचा कुचा जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर वालों को। ठीक है, और दोनों ही शेयर होल्डर के पास में क्या रहती है, ऑनरशिप। वो कंपनी के क्या हो जाएंगे, ऑनर, जितने उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं वहाँ तक उनकी क्या है, ऑनरशिप है। ठीक है, जैसे जो भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, टाटा हो गया, तो उनके पास में क्या है, उस कंपनी के शेयर ज़्यादा है, मालिकाना हक उसी से उसका साबित हो रहा है। ठीक है, जैसे मेटा हो गया। अब अपन बात करते हैं डायरेक्टर की। किसी भी कंपनी में क्या है, एक डायरेक्टर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या लेना पड़ता है, DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एक पब्लिक में मिनिमम कितने डायरेक्टर बनाए जाते हैं, 3 डायरेक्टर। और प्राइवेट कंपनी में कितने हो जाएंगे, मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर बनाए जाते हैं, और मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 15। अब उससे ज़्यादा आपको बनाने हैं डायरेक्टर, तो फिर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब डायरेक्टर की भी अलग अलग टाइप है, ऑल टाइम डायरेक्टर हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, ठीक है, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो गया, ये सारा। उसके बाद में ड्यूटीज़ क्या क्या रहेगी, डायरेक्टर कोई भी काम करेगा तो वो गुड फेथ में करेगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ पैसा बचा के खुद के पर्सनल काम के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट बाद में रखेगा और कंपनी को पहले प्रेफरेंस देगा। उसके अलावा एक्सरसाइज ड्यू केयर, जो भी काम करेगा वो एक कंपनी के लिए करेगा, ऐसा नहीं है कि खुद के पर्पज़ के लिए काम कर रहा है सारा, ऐसा नहीं। उसके बाद में कंपनी की मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं।
तो 3 टाइप की मीटिंग होती है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और तीसरी होती है बोर्ड मीटिंग। तो एजीएम साल में कितनी बार होती है? एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में एक बार होती है, जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ में करवानी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में ईजीएम होती है और इसमें आपका नोटिस पीरियड होता है 21 डेज का। कितने डेज का? आपको कोई भी मीटिंग करवानी है तो उससे पहले आपको 21 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ईजीएम आप कभी भी बुलवा सकते हो, उसमें भी 21 डेज का नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। और बोर्ड मीटिंग कितनी बार होती है? 4 बार साल में, ठीक है। उसके बाद में रिजोल्यूशन की बात करें। रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है जिसमें जो भी वोटिंग करते हैं उनके 50% वोटिंग पावर है, 51% प्लस वो क्या होता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। जबकि स्पेशल रिजोल्यूशन में हो जाएगा 2/3। उसके बाद में डिविडेंड की बात करें। डिविडेंड आपका डिक्लेयर किस में किया जाएगा? एजीएम में, ठीक है। प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड काटना है शेयर होल्डर को। उसके बाद में अकाउंट्स एंड ऑडिट में आपका जो भी प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, ठीक है। अब एक स्पेशल है 139 सेक्शन 139 बताया गया आपके CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपका नया ऐड किया गया 2013 में, ठीक है। इसमें क्या है कि किसी भी कंपनी की जैसे नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है तो उसको 2% ऑफ नेट इनकम उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की होती है, वो CSR एक्टिविटी के लिए खर्च करनी ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट लगा था ना, एग्ज़ाम में आने लायक है। उसके बाद में अपन ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन NCLT को देनी पड़ती है, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये एप्लीकेशन दे सकते हैं जिनके पास में कम शेयर है। अब वाइंडिंग अप के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप, मान लो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई इलीगल एक्टिविटी में लिप्त है तो NCLT उसका वाइंडिंग अप कर सकती है। और दूसरा होता है कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, जिसमें कंपनी के जो भी डायरेक्टर वगैरह होते हैं, BOD होते हैं, तो वो एप्लीकेशन देते हैं RCA के पास में, और फिर वो सारी प्रोसेस के तहत वाइंडिंग अप करवा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बता रखा है बैंक्रप्सी कोड 2016 में। फिर कंक्लूजन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। तो ये एक रिवीजन के लिए वीडियो था जिसमें अपन ने संक्षिप्त में कंपनी लॉ 2013 के बारे में बात की है, ठीक है। इसको अपने जो भी BCom के साथी हैं उनके साथ में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।